2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट्स मानी जा रही हैं इस बार, उनमें एक सीट है पोरबंदर की। पोरबंदर ऐतिहासिक रूप से भी एक इम्पॉर्टेंट शहर है भारत के लिए, बापू की जन्मभूमि है। और इस बार यहाँ से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ये सीट जो है ये और भी ज़्यादा हम कहेंगे कि एक तरह से हॉट सीट के तौर पे कन्वर्ट हो गई है उनकी प्रेजेंस से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके और बापू के विचारों के बीच में काफ़ी समानता भी है। मनसुख भाई भी हमने देखा कई ऐसे कार्य हैं पिछले कुछ सालों में जो उन्होंने उसी कर्मठता से किए हैं। मनसुख भाई, हमने देखा आपने भी काफ़ी पदयात्राएं की हैं और कई कॉज उसके साथ जुड़े रहे हैं। इस बार अब आप बापू की ही जन्मभूमि पे आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा में आपका ये पहला अनुभव है लोकसभा चुनावों के लिए। संगठन के में रहने के साथ साथ आपने काफ़ी बैकरूम से जरूर काम किया होगा, लेकिन जब खुद फ्रंट पे आके लड़ रहे हैं तब कैसा आपका खुद का अनुभव है? बात सही है। मैं 2002 में विधायक था। उसके बाद 22 साल के बाद मैं फिर इलेक्शन लड़ रहा हूँ लोकसभा इलेक्शन के रूप में। उसके पहले 2 बार मैं राज्यसभा में रहा। तो स्वाभाविक तौर पर जब मुझे महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर लोकसभा सीट पर कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया, तो मुझे अच्छा इसलिए लगा कि महात्मा गांधी की जन्मभूमि की सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा। दूसरा, महात्मा गांधी, जो मैं पदयात्रा करता था तब मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन महात्मा गांधी का विजन है, उसका चिंतन है, वो उसके समय में जितना उपयुक्त था इतना ही आज के दिन में भी उपयुक्त है। देखो, मोदी जी भी महात्मा गांधी से प्रेरणा लेके कितना बहुत कुछ कर रहा है। स्वच्छता वहाँ प्रभुता, ये महात्मा गांधी ने दिया हुआ स्लोगन है, मोदी जी ने वही करा। स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत के रूप में आज मोदी जी वही काम कर रहे हैं। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, ग्रामोद्धार की बात महात्मा गांधी ने की थी, आज ग्रामोद्धार की बात नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। बेसिकली महात्मा गांधी के विचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मोदी जी ने कुछ करा है उसको लेके मैंने भी बहुत कुछ। मोदी जी ने कहा कि गांधी की 150वीं जन्म जयंती को अच्छी तरह से मनानी चाहिए और अपने लोकसभा क्षेत्र में मनानी चाहिए। उस वक्त मैंने भावनगर डिस्ट्रिक्ट में 150 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा की थी। मेरा उद्देश्य था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरा जीवन का अंतिम और उत्तम समाज को कोई प्रदान हो तो वो है बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षण। ये बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा पर कई इंस्टीट्यूट बनी हुई है। ये इंस्टीट्यूट आज अच्छी तरह नहीं चल रही है, जो वो जीवन लक्ष्य शिक्षा देती है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए मैंने इसी इंस्टीट्यूट को जोड़ती हुई पदयात्रा निकाली थी। उसका बहुत अच्छा नतीजा आया। कई डोनर्स ने, कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप ने ये इंस्टीट्यूट को गोद लिया है ताकि वो जीवन लक्ष्य एजुकेशन देते रहे। जब समय की मांग आए तब ये संस्थाएं उपलब्ध हो। जी, आपने जैसे बताया भावनगर में आपने 150वीं जयंती पर जो यात्रा की थी, आपका होम टाउन है भावनगर, आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, और हम देख रहे हैं कि वहाँ से 300 किलोमीटर दूर पोरबंदर में आपको पार्टी ने लड़ने का आदेश दिया। कोई व्यू पॉइंट आपसे लिया गया था इसके लिए? मतलब क्या वजह क्या थी, क्यों कहा? भारतीय जनता पार्टी में ये रीति नीति रही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करते हैं और जो तय करे वो कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता को करना होता है। पार्टी ने तय करा कि मनसुख मांडविया पोरबंदर लोकसभा सीट से लड़ेंगे, तो मुझे यहाँ लड़ना आना हुआ और मैं चुनाव अच्छी तरह से लड़ रहा हूँ। जैसा आपके विपक्षियों ने कहा कि भाई आउटसाइडर हैं, सीधा यहाँ से पैराड्रॉप कर दिया पोरबंदर में। लोगों से जब आप मिल रहे हैं, अब तो 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो क्या देख रहे हैं? क्या कोई चैलेंजेस आपके सामने आए? किस प्रकार का एक्सपीरियंस आपका रहा है? क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो,
हमें समय को समझना होगा। अभी मोदी जी सारे देश को अपना परिवार बोल रहे हैं। अभी विस्तारवाद, प्रांतवाद से बाहर निकल के विकासवाद की राजनीति ने जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है। वैसी स्थिति में कौन कहां से आया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या है, ये महत्वपूर्ण है। गुजरात में मनसुख मांडविया को सब लोग जानते हैं, पोरबंदर वासी भी जानते हैं। मैं संगठन में सौराष्ट्र में बहुत सालों तक काम करा, तो यहाँ हर मंडल में मैं नाइट होल्ड किया हुआ कार्यकर्ता हूँ और हर मंडल में 50 कार्यकर्ता को आज भी मैं नाम से बोलता हूँ। इस हिसाब से कार्यकर्ता भी सब काम में लगे हैं और जनता को अच्छा लगा है कि हमारे यहाँ एक सीनियर लेवल के लीडर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो जनता भी उत्सुकता से हमारे साथ जुड़ी हुई है। कैसे मतलब आप कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस कैसे रीइंफोर्स कर रहे हैं पब्लिक में? हमने सुना है कि अब तक आप शायद 3-4 राउंड तो पूरे कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से आप लोगों से मिल रहे हैं। हमने देखा हर जगह जाके आप तीर्थ स्थानों पे गए, प्रबुद्ध नागरिकों से भी मिले, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी क्या है उसमें? स्वाभाविक है, जब मैं कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ तो मैंने 3000 नाम को आइडेंटिफाई किया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता हो, कई वोटर्स हो, चुने हुए जनप्रतिनिधि हो। उसको एक सप्ताह तक मैं क्षेत्र में नहीं आया और उसको कॉल करा। कॉल करने के बाद मैं आया और 7 विधानसभा सीट में देव दर्शन के लिए निकला, तो सभी से प्राइमरी संपर्क हो गया। तीसरी श्रेणी में मैं बूथ के अध्यक्ष से लेके प्रदेश स्तर के ये विधानसभा सीट में जो कार्यकर्ता है, ऐसे 700-800 कार्यकर्ता के बीच में मेरी मीटिंग हुई। प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मीटिंग हुई, विविध ज्ञाति जाति के वरिष्ठ लोगों से मीटिंग हुई। जैसा जैसा मैं आगे बढ़ता गया, लोगों का संपर्क में आता गया, लोग मुझे परिचित होने लगे। वैसे जनरल वो मेरे बारे में जानते होंगे, लेकिन जब मेरा 1-to-1 कनेक्ट हुआ, मीटिंग में कनेक्ट हुआ, तो लोगों को भी अच्छा लगा कि चलो हमें एक नए एमपी के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। इस तरह से आपने देखा होगा, आप मेरा कैंपेन भी देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, जिस तरह से जनता उत्साहपूर्ण हमारे कैंपेन में जुड़ती है। यही सबसे यही आईना है जो जिसमें पता चलता है कि स्थिति क्या है। हमने देखा आपका नाम अनाउंस होने के कुछ दिन बाद ही एक बड़ा विस्फोट हुआ पोरबंदर में। अर्जुन मोढवाडिया, जो कि सबसे सीनियर नेताओं में से एक माने जाते रहे हैं, कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए। तो ये क्या आपका इफेक्ट था या क्या था ये? इसका कोई आपको हम जैसे कहेंगे कोई एडिशनल बेनिफिट हो रहा है क्या? अर्जुन मोढवाडिया जी कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर थे और वो सोसाइटी में भी उसकी एक अच्छी छवि थी, और वो हमारे 156 सीट आई तब भी वो इलेक्ट होके आए थे। लेकिन उन्होंने फैसला तब लिया जब अयोध्या राम मंदिर में रामचंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित रहने के लिए न्यास समिति ने सभी को इनवाइट किया। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इनवाइट करा था, लेकिन कांग्रेस वालों ने जाने के लिए मना करा। उस वक्त उसका पहला रिएक्शन आया था कि यह उचित नहीं है। रामचंद्र भगवान हम सबका है, पॉलिटिक्स करना है तो और जगह पे हम कर सकते हैं, ये कोई पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, सभी को जाना चाहिए। तब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया, कांग्रेस छोड़ी और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो 1+1 हुआ है। तो 1+1 मीन्स 1+1 = 11। इस हिसाब से हमारी शक्ति बढ़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि पोरबंदर विधानसभा सीट में 1 लाख वोट्स की लीड से हम चुनाव जीतेंगे और लोकसभा में भी उसका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। लोकसभा में तो यूं कहा जा रहा था कि 26 के 26 सीटें इस बार बीजेपी 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेगी, जिस प्रकार का पाटिल जी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल जी, उनका कैलकुलेशन रहता है। विधानसभा में इनफैक्ट उन्होंने करिश्मा करके भी दिखाया, 156 सीटें जीती बीजेपी। लेकिन
आपको क्या लगता है, क्या सच में ये अब सार्थक होने जा रहा है प्रेजेंट परिस्थितियों में? क्योंकि जिस प्रकार का टर्बुलेंस हम देख रहे हैं, अचानक जो खड़ा हुआ, हमने पिछले करीब 30 सालों में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखी थी, जब बीजेपी के अंदर काफी हम देख रहे हैं कि विवाद खड़े हो रहे हैं, कई सीटों पे ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। देखो, टर्बुलेंस होना ये पॉलिटिक्स में स्वाभाविक है, कई बार टर्बुलेंस हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बार चुनाव ऑन होते हैं तो कार्यकर्ता सारी चीजों को भूल के काम में लग जाता है, और ये इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता पद नहीं काम मांगते हैं। इसलिए मैं जो टर्बुलेंस छोटा सा आया वो खत्म हो गया और सब कार्यकर्ता सारे राज्य में लगे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आर पाटिल जी ने हमें 5 लाख प्लस का उन्होंने स्लोगन दिया है। हम सब लोग लगे हैं और हम अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में 5 लाख प्लस से जीते। उसके लिए जो भी पार्टी रणनीति बनाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम हमारे क्षेत्र में करते हैं, और मैं पक्का विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारी 26 में से 26 सीट 5 लाख प्लस से हम जीतेंगे। जैसे आपने खुद भी माना कि भी टर्बुलेंस है, तो इसकी वजह क्या है? क्या ऐसी स्थिति पैदा होगी? क्योंकि हम तो देख रहे थे सब कुछ स्मूथ चल रहा था। इनफैक्ट गुजरात में तो ये कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी के कैंडिडेट प्रचार करने भी नहीं निकलेंगे तो भी जीत जाएंगे आसानी से। तो अचानक क्या हो गया मनसुख भाई? उसमें टर्बुलेंस है ऐसा नहीं, चुनाव में टर्बुलेंस आना स्वाभाविक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में एक शॉर्ट टाइम के लिए जो जिसको टिकट मिलती है वो खुश होते हैं, टिकट नहीं मिलती है तो उसके नजदीकी कार्यकर्ता को थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए लगता है कि मुझे टिकट नहीं मिली, या तो मेरे जो मैं जिस व्यक्ति का समर्थक हूँ उसको टिकट नहीं मिली, तो शॉर्ट टाइम के लिए छोटा सा टर्बुलेंस और एवरेज सभी पॉलिटिकल पार्टी में होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उस टर्बुलेंस से पार्टी को नुकसान होगा। हमारे 5 लाख की जो वोट की लीड की 5 लाख के मार्जिन से हमने जीतने का तय किया है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। आपने देखा होगा, सभी आप भी प्रवास कर रहे हैं, कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरह से काम में लग गए। इनफैक्ट एक मोदी फैक्टर अभी री इंट्रोड्यूस होना तो बाकी है। चुनाव प्रचार शुरू हो गया है लेकिन मोदी जी की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। तो क्या उसके बाद क्या लगता है, क्या सीन होगा? बिकॉज यहाँ हम जो सुन रहे हैं लोगों से, जितना भी हम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, सबका ये कहना है कि भाई 1-1.5 महीने से क्योंकि कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, इस बार बहुत लंबा टाइम हो गया। शायद इस वजह से भी ये जो विवाद हैं, या फिर कहीं पे हम कहें थोड़ा अगर जिसे कहते हैं टेम्पो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। क्या ये सारी चीजें आप भी महसूस कर रहे हैं? उसमें सामान्यतः जो पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ उससे पूरा एक तो समय मिला, मैं तो मानता हूँ कि वो अच्छा हुआ है। उससे समय मिला, सभी को मिलने का समय मिला और कैंपेन करने का पूरा अवसर मिला। इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि उससे फायदा है। आप तो जैसे 3-3, 4-4 राउंड लगा लिया आपने, तो इनफैक्ट पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑलमोस्ट, मुझे लगता है आपको अब हर गली का नाम भी याद हो गया होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कई ऐसे जिले हैं, आनंद है, साबरकांठा है, बनासकांठा है, भरूच है, वलसाड़ की सीट है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी भी चीजें जो हैं वो सुलझती हुई नजर नहीं आ रही। उसमें मोदी जी के प्रति, नॉट ओनली फॉर माई कॉन्स्टिट्यूंसी गुजरात, और मैं तो एज ए मिनिस्टर सारा देश में घूमता रहा, लास्ट तक घूमता रहा, तो मुझे 2 चीज इस बार इस चुनाव में देखने में आई। एक, महिला ज्यादातर पोलराइज हो चुकी है, उन्होंने मन बना लिया है मोदी जी को वोट करना, एक मैं देख रहा हूं। दूसरा, हर कोई व्यक्ति मोदी गवर्नमेंट के लाभार्थी है, बेनिफिशरीज है। फॉर एग्जाम्पल, किसान सम्मान निधि, किसान लाभार्थी है। आयुष्मान भारत योजना 60 करोड़ लाभार्थी है। मुफ्त अनाज की योजना 80 करोड़ लाभार्थी है। जो मैं चुनाव कैंपेन में जाता हूं तब बोर्ड लेके खड़ा रहते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी ने हमें मुफ्त अनाज दिया। कोई लिखता है कि हमें किसान सम्मान निधि दिया, कोई बोर्ड में बताता है कि हमने मुफ्त इलाज करवाया। तो उसकी इफेक्ट जनता में है।
यानी कि मैं दो चीज देख पाया हूँ मेरे चुनाव कैंपेन में भी और गुजरात की भी यही फीलिंग है। एक, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास है। दूसरा, मोदी जी के प्रति जनता की श्रद्धा है। तो मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास, आज दो विषय को देखते हुए मैं इतना कहूंगा कि मोदी जी अभी शायद पांच रैली करने वाले हैं गुजरात में। ये रैली, जब मोदी जी की रैली होती है तो एक फिर एनर्जी आ जाती है जनता में, फिर जनता में और कार्यकर्ता में, दोनों में। तो जो हमारा लीड, मैंने कहा ना कि 5 लाख की लीड हो जाएगी, ये 5 रैली काफी है। जनता 5 लाख की लीड हर कैंडिडेट को कहेंगे। और यहाँ की जनता की ये स्वभाव बना है, वो मोदी जी के सामने देख के वोट करते हैं। और जब 2017 का इलेक्शन था तो मोदी जी ने कहा था कि भाई बाकी सारी चीजों को भूलो, आपको मुझे वोट देना है। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हमने 99 सीट से सरकार बनाई थी, 92 से नहीं। खैर आज की परिस्थिति 2017 जैसी तो नहीं है, और उससे तो बहुत अच्छी है। वो तो बहुत, हमारी आज तक की ये स्थिति सबसे चैलेंजिंग स्थिति थी। आज तो उससे कई गुनी अच्छी स्थिति है। मनसुख भाई ये बताइए कि आप हमने देखा सीधे केंद्रीय मंत्री बने, काफी आपने इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज हैंडल किए। क्या लर्निंग्स रही इस पूरी जर्नी में? लर्निंग में दो बात रही। मोदी जी से हम सीखे कि कोई भी काम कमिटमेंट और डेडिकेशन से करो, और जो काम आज करना है वो आज करो, अब करना है वो अब करो, और क्लैरिटी से करो। वो मोदी जी से हमें सीखना मिला, क्योंकि मैं तो ऐसी चैलेंजिंग स्थिति में हेल्थ का पोर्टफोलियो हैंडल करा जिसमें देश एक संकट में था। उस वक्त जिस तरह से मोदी जी ने हमें सिखाया, हमें ट्रेन करा, हमें गाइड करा, इसलिए हम सक्सेसफुल कोविड मैनेजमेंट में मोदी जी को मदद कर पाए। आज अब मैनिफेस्टो भी बीजेपी का डिक्लेयर हो चुका है और इस बार हम देख रहे हैं हेल्थ सेगमेंट में काफ़ी कमिटमेंट्स किए गए हैं नए। आप इस पोर्टफोलियो को पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं, काफ़ी काम भी हुआ आयुष्मान भारत के जैसी योजनाओं के क्षेत्र में, इस बार उसका व्याप बढ़ा है। आप क्या मानते हैं कि इस प्रकार का ओवरऑल इम्पैक्ट रहेगा इसका मैनिफेस्टो का? मैं जिस तरह से मैनिफेस्टो में 70 अबव लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देने की बात कही है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। सब भी 70 ईयर अबव, वो मध्यम वर्ग के हो, गरीब वर्ग के हो, कि सभी लोग हो, उसको 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की गारंटी मोदी जी ने ये मैनिफेस्टो के द्वारा दी है। मैं मानता हूँ कि उससे बहुत फायदा होगा। अगर हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें, आज बीजेपी का मैनिफेस्टो अगर उससे हम कंपेयर करके देखें, कोई हमने देखा एक भी फ्रीबीज की कहीं घोषणा नहीं है। बहुत सारे एडिशन किए गए हैं स्कीम्स में, लेकिन अगर कंपैरेटिव हम एक स्टडी करें तो बीजेपी का मैनिफेस्टो उस हिसाब से देखें तो बहुत पॉपुलिस्ट उसमें मेजर्स नहीं दिख रहे हैं। तो क्या लगता है, मतलब इसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आएगा? देखो, अभी ये जनता का माइंडसेट भी बदला है। जैसा हम कोई बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करते हैं, लेकिन डिसीजन समय समय पे करते हैं, वैसे मैनिफेस्टो में हम कई दिशा दिखाते हैं, कई हमने जो निर्णय किया है उसको आगे बढ़ाना है, उसका गोल तय करते हैं। हम लोगों को, जैसा टेलीविजन में सनसनीखेज न्यूज शॉर्ट टाइम के लिए लोगों को कई बार अट्रैक्ट भी कर देता है, उसकी नजर वहां चली जाती है, लेकिन जब वो सुनते हैं तब उसको लगता है कि ठीक है, ये न्यूज क्या है उसको पता चलता है। वैसे मैनिफेस्टो या बजट, उसमें आप कोई ऐसी घोषणा कर दे और बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो पाए, या तो केवल वोट के लिए आप कोई डिसीजन करें या तो वोट के लिए कोई घोषणाएं करें, ऐसा मोदी जी कभी नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो फर्मली करते हैं। यानी कि मोदी की गारंटी, वो गारंटी पूरी करने की गारंटी क्यों हो गई है? इसलिए ही हो गई है कि इतना ही कहना जितना हो सके, और जो कहो वो करो। तो मोदी जी ने अभी शायद कम कहा हो, उसका मतलब ये नहीं है
कि भविष्य में इतना ही करना है, समय स्थिति के अनुसार जो भी आवश्यकता हो। हमने कहाँ कहा था कि हम किसान सम्मान निधि से पैसा देंगे, हमने दिया। हमने ऐसा नहीं कहा था कि हम मुफ्त वैक्सीन देंगे, हमने दी। हमने ऐसा भी नहीं कहा था कि हम फ्री अनाज देंगे, तो भी दिया। इसलिए जो चीजें समय की मांग हो और उचित लगे और आवश्यक हो, तो ये करना ये मोदी गवर्नमेंट की रीति नीति रही है। इसलिए मैनिफेस्टो में हमने विजन दिया है। ये विजन की दिशा में काम करने के लिए समय समय पर जो भी डिसीजन आवश्यक होगा वो हम लेते रहेंगे। नहीं, जिस प्रकार से कांग्रेस ने, आपने देखा होगा, 1 लाख रुपए सालाना देने की घोषणा कर दी युवाओं को, एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो ये, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से लगातार ये इश्यूज जो हैं ये समसामयिक विषयों में चर्चा में रहे। यही हमारा डिफरेंस वही है ना, वो कहते हैं करते नहीं है, हम करते हैं कहते नहीं है, और जनता ने समझ लिया। मैं छत्तीसगढ़ में इलेक्शन के सह इंचार्ज था, तो मैंने देखा उन्होंने वहां कहा था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, मुफ्त बिजली देंगे, ऐसी कई कई चीजें उन्होंने कही थी, लेकिन भी जनता ने हमें वोट दिया। हमारे मैनिफेस्टो में हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन जनता ने हमें क्यों वोट दिया? हम करते हैं, नहीं कहते हैं तो भी करते हैं। भूतकाल में भी कांग्रेस ने ऐसा कई वायदा करके सरकार बनाई थी, बाद में कुछ नहीं करा। इसलिए जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति नहीं है। गुजरात का मैनिफेस्टो तो देखने जैसा होता है। गुजरात असेंबली में जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर करते हैं उसमें कहते हैं बच्चों को फ्री शिक्षा, उसका सारा खर्च हम उठाएंगे, हम युवाओं के जेब में इतना पैसा डालेंगे, हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, हम बिजली फ्री करेंगे। ऐसा कहते हैं कि गुजरात का सारा बजट ये फ्री बीज में ही खत्म हो जाए तो भी पूरा ना हो, ऐसा मैनिफेस्टो करते हैं। लेकिन भी गुजरात की जनता उसको वोट नहीं देती है, और हमारा विजन ही होता है और हम उसको पूरा करता है। बात तो सही है कि प्रोग्रेसिव विजन है और वो मैनिफेस्टो में दिख भी रहा है। खासतौर पे मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा एग्रीकल्चर क्षेत्र में जिस प्रकार से आधुनिकीकरण के स्टेप्स लेने की जो बात की गई है और जो नए मेजर्स इंट्रोड्यूस करने की बात की है, काफी बड़ा एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और इनफैक्ट काफी काम हो भी रहे हैं। हमने देखा जैसे अभी इनफैक्ट आप लोगों की मिनिस्ट्री का बड़ा योगदान रहा उसमें, नमो ड्रोन दीदी वाला जो प्रोजेक्ट था फर्टिलाइजर्स कंपनीज का। इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि किसानों के अंदर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं जनरेट हो पा रहा। देखो, पॉजिटिव इम्पैक्ट लोग ना देखे उसके लिए कोई प्रयास करे और उसको इवेंट बनाए, उसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट उसकी नहीं है। जो किसान हमारे साथ नहीं होते तो आज हम जो स्थिति पर है, 303 सीट पर आए थे, वो कैसे आ पाते? हमारी ज्यादा आबादी गांव की और किसान की ही है। ये बताता है कि किसान ऑलरेडी पहले से ही वो जानते हैं कि सरकार हमें फर्टिलाइजर उपलब्ध कराती है। जो पहले फर्टिलाइजर, जब हमें यूरिया चाहिए तब डीएपी मिलता था, डीएपी चाहिए तब यूरिया मिलता था। अभी जब किसान 10 साल से किसान को कभी फर्टिलाइजर की किल्लत नहीं हुई। किसान जानते हैं, किसान सम्मान निधि से किसान का सम्मान करा गया, स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन का इम्प्लीमेंट किया गया। आज देश में खास करके गुजरात में किसान को फ्री लोन मिलती है, तो छोटी बात नहीं है। 0% इंटरेस्ट से गुजरात में आज किसानों को लोन मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 4% दे देती है, स्टेट गवर्नमेंट 3% दे देती है, 0% से। इरिगेशन की इतनी बड़ी व्यवस्था हुई है। आज नर्मदा का पानी सौराष्ट्र के 115 डैम में डाला गया है। तो ये सब चीज किसान बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसका सहयोग से ही हम ये हमारा गोल को अचीव करने जा रहे हैं। फाइनली मनसुख भाई, कमिंग बैक टू गुजरात और खास तौर पे सौराष्ट्र का ये रीजन जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, हमने देखा कंपैरेटिवली, लाइक अगर आप गुजरात के दूसरे रीजन से कंपेयर करें तो ये उतना डेवलप नहीं है। तो आपके पास क्या, मतलब अब
विजन रहेगा? आपकी प्रेजेंस से कितना असर पड़ेगा इसके ओवरऑल ग्रोथ की? सौराष्ट्र 20 साल से जो बदला है वो पहले नहीं था। मैं आपको बताऊं, सौराष्ट्र में सूखा होता था दर तीसरे चौथे साल में, आज भी होता है। पीने का पानी की समस्या थी, इरिगेशन की तो बात मत करो। ये सौराष्ट्र में आज नर्मदा डैम से 1,20,000 किलोमीटर पीने की पानी की पाइपलाइन डाली गई। उसमें सौराष्ट्र और कच्छ और उत्तर गुजरात के 12,000 गांव को पानी उपलब्ध कराया गया है। एक दूसरा, सवनी योजना के तहत गुजरात के 115 डैम में पानी डालने की व्यवस्था हो गई। 2, उससे डैम में भी पानी गया और छोटे मोटे तालाब को भी भरा गया। तीसरा, सौराष्ट्र को समुद्र तट मिला हुआ है। इस समुद्र तट का उपयोग करके आज कोस्टल लाइन पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सौराष्ट्र में भावनगर से चालू करो तो भावनगर में अलंग इंडस्ट्रीज, सोल्ट इंडस्ट्रीज, वहाँ से आप आगे आओ तो कोडीनार में सीमेंट इंडस्ट्रीज क्लस्टर, वहाँ से आप वेरावल फिशरिंग इंडस्ट्रीज, फिश प्रोसेस इंडस्ट्रीज, वहाँ से आप द्वारका, ओखा, रिलायंस, सारा कोस्टल लाइन कच्छ तक इंडस्ट्रियल बेल्ट बन गया है। तो जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो इकोनॉमी ऑटोमेटिक जनरेट होती है। उसका फायदा आज आपको अवश्य दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में समय समय पर डिमांड बढ़ती जाती है और बदलती भी जाती है। एक समय था जब देश में रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष चलता था, ये तो खत्म हुआ। उसके बाद रोड, पानी और लाइट की बात हुई, ये भी गुजरात में हो गया। अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है। उस दिशा में भी जो सरकार की गतिविधि तेज है उसमें हम अवश्य सहयोगी बनेंगे। नॉट ओनली फॉर आवर पोरबंदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बट सारे सौराष्ट्र के कोस्टल लाइन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम सहयोग करेंगे। पोरबंदर के लोगों को तो लग रहा होगा कि अब वो एक केंद्रीय मंत्री को ही चुन के भेज रहे हैं, तो कहाँ देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में अब पोरबंदर को? मैं पोरबंदर में जो अपॉर्चुनिटी है डेवलपमेंट की, कोस्टल स्टेट ही 110 किलोमीटर का समुद्र तट पोरबंदर जिले को मिला है, डिस्ट्रिक्ट को मिला है। उसके पार क्रूज टर्मिनल, फिशिंग हार्बर, ये सब पर जो काम अभी बाकी हो करना है। यहाँ 2 महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज है। एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज धोराजी उपलेटा में है, उसको आगे बढ़ाना है। और जेतपुर में डाइंग इंडस्ट्रीज है। डाइंग इंडस्ट्रीज को हम डबल कैसे करें, उस दिशा में वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मेरा संवाद था। उन्होंने कई विषय मेरे सामने रखा। मुझे लगता है कि करने से ये क्षेत्र बदलेगा। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।